नमस्कार, मैं रविकांत यादव कैरियर लाइफ का आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि महा मैराथन में मनोविज्ञान के वो सभी पार्ट थीसिस का हम क्या करेंगे, कंप्लीट कराएंगे। यानी शुरू क्लास में ही मैंने बोला था कि जीरो से क्या बनना है, हीरो। यानी किसी भी हाल में इसमें 30 में 13 लाना है। जो मैंने आपको 15 नंबर का पेडागोजी कराया था उसके टैग वर्ड के आधार पे अब सारे क्वेश्चन क्या करते हैं, आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे आपने मनोविज्ञान पढ़ा ही ना हो, चाहे आप कोरोना काल में ही क्यों ना आप बीटीसी या बीएड कंप्लीट कर लिए हों, लेकिन उन टैग वर्ड को अपने लाइफ में अपनाएंगे बेटा। अगर लाइफ में अपनाएंगे तो सारे पेडागोजी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चाहे वो आपका कोई भाषा का माध्यम संस्कृत हो, इंग्लिश हो, या आपका मनोविज्ञान हो या संस्कृत हो, वो सभी टैग वर्ड से कर सकते हैं। तो जहां पे कल क्लासेज आपकी रोक दी गई थी वहां से बेटा आज चलते हैं। चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग पढ़ा रहे थे मनोविज्ञान के संप्रदाय, यानी मनोविज्ञान का वो सभी पहलू, वो सभी चीजें, वो विचारधाराएं जो मनोविज्ञान को 16वीं शताब्दी से लेकर यानी आरंभ से लेकर आज तक क्या करते हैं, उसको प्रभावित करती है। चलिए शुरू करते हैं। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय का सबसे पुराना क्या है, संरचनावाद। और संप्रदाय का बेटा मैंने क्या डिफिनेशन बताया था कि मनोविज्ञान के संप्रदाय से हमारा क्या तात्पर्य है, उन विचारधाराओं का जिन्होंने समय समय पर मनोविज्ञान को क्या किया बेटा, प्रभावित किया है। ठीक है, इन्हीं का आधार है कि स्टेप बाय स्टेप क्या होता रहा, मनोविज्ञान बदलता रहा। जैसे मैंने कहा था कि मनोविज्ञान का नाम मनोविज्ञान क्यों पड़ा, क्योंकि आत्मविज्ञान जो आई थी बेटा वो भारतीय दृष्टिकोण के आधार पे मानी जाती है, और मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, अर्थात आत्मविज्ञान उसी के आधार पर बना, साइकी प्लस लोगोस के द्वारा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली जो आई थी मनोविज्ञान का संप्रदाय वो क्या थी बेटा, संरचनावाद। ठीक है बेटा, ये कौन लाए थे, विलियम बूट और टीचर का नाम आपने सुना होगा। तो यह मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय है। इसके जनक विलियम बूट और टीचर को क्या किया जाता है बेटा, माना जाता है। तो विलियम बूट क्यों फेमस थे, क्योंकि 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने खोली थी, विलियम बूट ने। ठीक है बेटा, और दूसरा कैम्ब्रिज में किसने खोली थी, विलियम जेम्स ने। ठीक है बेटा, तो इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बूट के अनुसार क्या मानना था चेतना का, कि हमारे हर अनुभव का आधार हमारी क्या है, चेतना है। क्योंकि चेतना को हम देख नहीं सकते हैं, इसीलिए विलियम बूट के उस विधि का ही नाम पड़ गया बेटा क्या, अंतर्दर्शन विधि। क्या कहलाई बेटा, अंतर्दर्शन विधि। चूंकि सबसे पहले प्रथम प्रयोगशाला किसने खोली, विलियम बूट ने 1879 में आपके जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, इसीलिए उनको प्रयोगात्मक विधि या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान क्या कहा जाता है बेटा, जनक कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। आप इस पॉइंट का स्नैपशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो आई थी, संशोधन किया गया था संरचनावाद का, किसने किया था, विलियम जेम्स ने। उनके बारे में पढ़ते हैं कि इस संप्रदाय का विलियम जेम्स के नेतृत्व में क्या किया गया था बेटा, स्थापित किया गया था। और इन्होंने चेतना के कार्यों पे फोकस किया, प्रकाश डाला किस पे, चेतना पे। ठीक है, प्रकाश डाला था किसने, विलियम जेम्स ने। इनकी मशहूर एक पुस्तक थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अगर आप छोड़ सकते हैं साइकोलॉजी पुस्तक जो रुडोल्फ गोयलकर ने लिखी थी, तो प्रमाणिकता के आधार पे अगर बेटा कभी क्वेश्चन पूछेगा तो यही सबसे पहली प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है बेटा। कौन सी मानी जाती है, तो वो है
प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कौन सी मानी जाती है बेटा? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये प्रथम प्रामाणिक पुस्तक है। किसने लिखी थी? विलियम जेम्स ने। ठीक है बेटा, विलियम जेम्स ने कैम्ब्रिज में दूसरी मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली थी। विलियम वुड के बाद विलियम जेम्स का नाम आता है, जो कैम्ब्रिज में दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी। जो जेम्स थे उन्होंने चेतना के धारा प्रवाह और आत्मसंत्राय दोनों की अवधारणा दी थी बेटा। इसीलिए इनको मनोविज्ञान का जनक हम लोग मानते हैं। इसीलिए मनोविज्ञान का जनक हम किसको मानते हैं? तो वो मानते हैं बेटा विलियम जेम्स को। क्योंकि आपको जो मैंने इतिहास पढ़ाया था तो कहां से स्टार्ट की थी? आत्मविज्ञान से लेकर बेटा कहां तक? व्यवहारवाद तक। और इन्होंने चेतना तक की पूरी अवधारणाओं क्या किया था? वर्णन किया था। इसीलिए मनोविज्ञानी क्या कहे जाते हैं बेटा? जनक कहे जाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसके बाद आपका आया था क्या? व्यवहारवाद। क्या आया था बेटा? व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद शुरुआत कब मानी जाती है? है 1913 में। कब मानी जाती है? 1913 में। क्योंकि 1913 में बेटा मैंने बोला था कि जब 1900 ईस्वी में शुरुआत हुई थी बेटा। किसकी शुरुआत हुई थी? मैंने वही बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी। शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किसने किया था? तो किसने किया था बेटा? रूसो ने। कब? 1900 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन 1912 से और 1913 ये कोई फिक्स नहीं बेटा, लेकिन 1913 को वही मानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान बन गया था। और शिक्षा मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन बोले जाते हैं बेटा? एसआर, जो बॉन्ड थियरी दिए थे। कौन थे? थार्नडाइक। कौन थे बेटा? थार्नडाइक। और थार्नडाइक के ही बुक का नाम है, क्या नाम है? एजुकेशन साइकोलॉजी। क्या नाम है बेटा? एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है बेटा, और आपको व्यवहारवाद के समर्थन तो वो क्या शिक्षा मनोविज्ञान का किसने दिया था? थार्नडाइक ने। थार्नडाइक ने दिया था। उनकी बुक का ही क्या नाम था? एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है बेटा, तो इस आधार पे हम सारे जानकारी करते हैं कि कैसे कैसे हुआ था। ठीक है, तो इनका शुरुआत कहां से माना जाता है? अमेरिका के जेबी वाटसन के नेतृत्व में। कहां से दिए थे? तो हॉपिंकिंस विश्वविद्यालय। कहां? हॉपिंकिंस विश्वविद्यालय के क्या थे? वो प्रोफेसर थे। क्या थे बेटा? प्रोफेसर थे। ठीक है, लेकिन जब चेतना का स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ तो चेतना क्या हो गया? फेल हो गया। तो उस आधार को स्पष्ट किसने किया था? व्यवहार के आधार पे वाटसन ने। तो वाटसन ने चेतना का स्वरूप स्पष्ट न होने के कारण चेतना को क्या कर दिया?
अस्वीकार कर दिया और बाहरी वातावरण के अध्ययन पे क्या दिया बेटा, जोर दिया। चेतना क्यों फेल हुई थी? मैंने क्या बताया था बेटा कि विलियम मैकडूगल, क्या बताया था बेटा मैंने, विलियम मैकडूगल, विलियम मैकडूगल ने चेतना शब्द की निंदा की थी। क्या की थी? निंदा की थी चेतना की, चेतना शब्द की निंदा की थी। पूछता है बेटा किस बुक में, तो उस बुक का नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी, आउटलाइन साइकोलॉजी। ठीक है बेटा, तो आउटलाइन साइकोलॉजी उनकी बुक थी। उस बुक में उन्होंने चेतना शब्द की निंदा की है। ठीक है बेटा, और चूंकि वो बाहरी इन्वायरमेंट के व्यवहार पर अध्ययन कराना बताया था, तो जो विलियम वुड का अंतर दर्शन था, इनका क्या नाम पड़ गया, बाह्य दर्शन विधि। क्या पड़ गया? बाह्य दर्शन विधि, जिसमें उद्दीपक क्या था बेटा, बाहरी वातावरण से होता था। क्या होता था बेटा? उद्दीपक बाहरी वातावरण से होता था। ठीक है, इसका आप स्नैपशॉट लिखते हैं, ले सकते हैं आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। किसकी तरफ? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है बेटा, उनका मानना था कि जन्म के समय सभी शिशु क्या होते हैं, समान होते हैं। जन्म के समय सभी शिशु क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। पर जैसे जैसे वो अपने बाहरी इन्वायरमेंट के संपर्क में आते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो वाटसन ने एक प्रस्तावित किया था SOR फार्मूला। क्या बेटा? SOR फार्मूला। लेकिन जन्मदाता कौन माने जाते हैं बेटा, तो वुडवर्थ कौन माने जाते हैं, वुडवर्थ। SOR, एस मीन्स बेटा आप सभी लोग पढ़े होंगे स्टिमुलस। क्या है बेटा? स्टिमुलस मीन्स उद्दीपक। क्या बेटा? उद्दीपक। S मीन्स स्टिमुलस मीन्स उद्दीपक, R मीन्स रिस्पॉन्स। क्या बेटा? रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया। क्या बेटा? अनुक्रिया। अगर SR बॉन्ड थ्योरी बोलता है तो आप क्या बताते हैं, सर थार्मोडाइक है। लेकिन SOR होता है और मीन्स ऑर्गेनिज्म मतलब प्राणी। ठीक है बेटा, तो उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया के बीच में जो अनुबंध का फार्मूला दिया गया था बेटा, किसने दिया था, तो वो दिए थे बेटा वुडवर्थ। कौन दिए थे बेटा? वुडवर्थ। प्रस्तावित किसने किया था? वाटसन ने किया था। किसको? ऐसा फार्मूला का प्रस्ताव पास किसने किया था बेटा? वाटसन ने किया था। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि इनका व्यवहारवाद की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका क्या नाम है, बिहोरिजन्स। क्या नाम है? बिहोरिजन्स की रचना की थी। ठीक है बेटा, तो दूसरी बुक यही मानी जाती है। अगर उस रुडोल्फ गोयलकर की लिखी हुई बुक साइकोलॉजिया को छोड़ देंगे तब, तो प्रमाणिक के आधार पे आपकी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी और दूसरी मानी जाती है बिहोरिजन्स। ठीक है बेटा, अब जानिए कि वाटसन किसी देन के कारण उन्हें आधुनिक मनोविज्ञान, व्यवहार का विज्ञान क्या किया गया, माना गया। और ये मैंने बताया था बेटा कि 20वीं शताब्दी से लेकर आज तक जिस चीज को आप लोग फॉलो करते हैं वो बेटा क्या है, व्यवहार विज्ञान है। क्या है बेटा? व्यवहार विज्ञान है। ठीक है, अब आप इस लोगों का स्नैपशॉट ले सकते हैं प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट में किस संप्रदाय का शुरुआत हो गया, गेस्टाल्ट वादियों का, गेस्टाल्ट वाद। गेस्टाल्ट का अर्थ मैंने बताया था बेटा समग्रवाद या पूर्णकार। ठीक है बेटा, यानी सूझबूझ कोई होनी चाहिए, तो सबसे पहले कोई ना कोई पूर्व ज्ञान होता है जिसके आधार पर बालकों के अंदर सूझबूझ का भाव आता है या व्यवहार आता है। तो 1912 में व्यवहारवाद के खिलाफ जर्मनी में गेस्टाल्ट वाद का क्या हो गया बेटा, जन्म हो गया। ठीक है,
देने वाले कौन थे? वर्दीमर। समर्थक कौन थे? कोफा। और प्रयोग करने वाले कौन थे बेटा? कोहलर। ठीक है, तो इसके जनक कौन माने जाते हैं? मैक्स वर्दीमर माने जाते हैं। कौन माना जाता है बेटा? मैक्स वर्दीमर। ठीक है, तो गेस्टाल्ट जो शब्द है वो जर्मन भाषा से दिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? संपूर्ण आकृति। अर्थात किसी समस्या को तभी हल किया जा सकता है जब पूरी समस्या आंखों के सामने से गुजर रही हो। और ये कैसे होता है? जब आपको पूर्व ज्ञान याद हो, ठीक है, व्यवहार आपको आता हो। गेस्टाल्टवादियों में कोहलर का सिद्धांत एक छोटी सी चूक की वजह से गलत हो गई। उन्होंने क्या दे दिया कि सूझबूझ अचानक आती है, इसी वजह से उनका सिद्धांत क्या हो गया बेटा? फेल हो गया था। ठीक है, इसीलिए शिक्षण सूत्र आप जो पढ़ते हो पूर्ण से अंश की ओर, वो किसकी देन है बेटा? गेस्टाल्टवादियों का देन माना जाता है। गेस्टाल्टवाद विचारकों में कोफा, कोहलर और कर्ट लेविन क्या है? प्रमुख हैं। वर्दीमर जन्मदाता हैं। कोफा क्या है? समर्थक हैं। क्या है बेटा? समर्थक है। कोहलर प्रयोगकर्ता बोले जाते हैं, प्रयोगकर्ता। और कर्ट लेविन समाज के संज्ञानात्मक को क्षेत्रों के आधार पर बांटा, इसलिए संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन का है। ठीक है बेटा, उन्होंने एक शब्द दिया था कर्ट लेविन ने, लाइफ स्पेस। क्या बेटा? लाइफ स्पेस किसने दिया था? कर्ट लेविन। किसने दिया था बेटा? कर्ट लेविन। इसीलिए इनके सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। क्या नाम है? क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है बेटा, इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलेंगे तो कोहलर ने कहां पे की थी? टेनरिक द्वीप के किनारी शहर में। कहां बेटा? टेनरिक द्वीप के किनारे शहर में अपना प्रसिद्ध वनमानुष पर आधारित अध्ययन किया। क्योंकि इन्होंने प्रयोग कितने लोगों पे किया था? 6 वनमानुषों पे। कितने? 6 वनमानुषों में, जिसमें एक प्रमुख था, उसका नाम क्या था? सुल्तान। क्या नाम था बेटा? सुल्तान। कितने तरीकों से प्रयोग किया था? 2 तरीकों से प्रयोग किया था। पहला तरीका आप लोग पढ़े होंगे बेटा, बॉक्स का प्रयोग। क्या पढ़े होंगे बेटा? बॉक्स का प्रयोग। ठीक है बेटा, बॉक्स का प्रयोग। और दूसरा आपने पढ़ा होगा छड़ी का प्रयोग। क्या पढ़ा होगा बेटा? छड़ी का प्रयोग। ठीक है बेटा, तो उन्होंने क्या किया? अपने मुख्यतः कौन? सुल्तान नामक वनमानुष पर क्या किया था? अध्ययन किया था सूझबूझ का सिद्धांत। ठीक है बेटा, कोहलर और अन्य गेस्टाल्ट अधिगम के एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया मानते थे, जहां अधिगमी चिंतन करते हुए सभी मौजूद विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके समस्या समाधान कर लेता है। क्योंकि अलग अलग विकल्प दिए गए, बॉक्स दिया गया था, बॉक्स का प्रयोग करने पर दिया गया था। पहले बहुत बार सुल्तान ने गलतियां किया, क्योंकि छोटे पे बड़े, बड़े पे छोटा रह गया। जब चढ़ता था बार बार बॉक्स दिया जाता था। फिर अलग अलग जो विकल्प दिया गया था, उसने उस समस्या पे एक विकल्प चुना कि बड़े पे उससे छोटा, उससे छोटा, उस पर रखेंगे, चढ़ने में भी आसानी होगी। आसानी से के लोग क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए वैकल्पिक के आधार पर समस्या समाधान की जो मानना था, वो कोहलर की देन है, गेस्टाल्टवादियों सिद्धांत की देन है। ठीक है बेटा,
अब आगे चलते हैं कि कोहलर ने सूझ के अधिगम का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार समस्या समाधान के दौरान वो क्या आती है बेटा, अचानक आती है। क्या आती है? अचानक आती है। उन्होंने यही गलती कर दी कि सूझबूझ क्या आती है बेटा, अचानक आती है। ठीक है, और इसी वजह से गेस्टाल्ट वालों का सिद्धांत क्या हो गया था बेटा, फेल हो गया था, क्योंकि कोई भी सूझबूझ अचानक नहीं आती है। हम अपने समाज के द्वारा कुछ न कुछ सीखे होते हैं, पूर्व ज्ञान होता है, जिसके आधार पे पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में क्या करते हैं, डालते हैं या अनुबंध करते हैं, तो उस समस्या का क्या होता है, समाधान होता है। क्योंकि ये साध में अर्थपूर्ण संबंध जोड़कर समस्या समाधान कर लेना क्या कहा गया था, सूझ कहा गया था। तो जब तक पूर्व ज्ञान नहीं होता है बेटा, कोई भी सूझबूझ हमारे दिमाग मस्तिष्क में नहीं आ सकता है। ठीक है बेटा, तो इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं उस चीज को समझने के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उन्होंने क्या कहा था, सूझ को आहा, अनुभव, विंगो, यूरेका आदि नामों से क्या किया जानते हो। जैसे आसान अरे इसका ये सॉल्यूशन था, मैं तो एग्जाम में क्या करके आ गया, गलत करके आ गया। ठीक है, ये क्या आती है, हमारी थॉट आती है। ठीक है, आप लोग यूज करते हो अल्लाह, आहा, अनुभव, विंगो और यूरो का, उस शब्दों का उन्होंने क्या दिया था, नाम दिया था। किसने? कोहलर ने। कोहलर ने अधिगम स्थानांतर का आरोपण सिद्धांत भी दिया। जो अधिगम स्थानांतर थर्डाई का आप लोग पढ़ते हैं, उसमें एक आरोपण सिद्धांत आता है बेटा। क्या आता है? आरोपण सिद्धांत। किसने दिया था बेटा? कोहलर ने दिया था। ठीक है बेटा, किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। और द मेंटेलिटी ऑफ एप्स और द टास्क ऑफ गेस्टॉल्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो कोहलर की देन है। ठीक है बेटा, किसकी देन है? कोहलर की देन है। उनकी ये बुक जो दिया गया था वो क्या था? द मेंटालिटी ऑफ एप्स और दूसरा द टॉक्स ऑफ गेस्टॉल्ट। ठीक है बेटा, ये पॉइंट थी गेस्टाल्ट वादियों का, गेस्टाल्ट वाद में। ठीक है बेटा, इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं आपके तैयारी प्रिपरेशन के लिए। अब हम आगे की तरफ चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट उद्देश्यवाद, उद्देश्यों के आधार पे काय थी उद्देश्यवाद। उसके बारे में जानते हैं कि ये संप्रदाय की स्थापना 1904 के आसपास विलियम मैकडूगल के द्वारा मानी गई है। और विलियम मैकडूगल का जो उद्देश्यवाद है बेटा, इसको आप एक धार्मिक वाद के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा? धार्मिक वाद। क्या जानते हैं बेटा? धार्मिक वाद। किसने दिया था? विलियम मैकडूगल, जो समवेव क्या बोले जाते थे? पितामह बोले जाते थे। इसे धार्मिक वाद भी कहते हैं। हार्मोइक एक यूनानी भाषा है जिसका अर्थ ही होता है उद्देश्य या प्रयोजन। जिस उद्देश्य के लिए हम अधिगम करते हैं वही कहलाती है धार्मिक वाद। किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल मानते थे कि मनुष्य के हर व्यवहार कोई न कोई क्या होता है? उद्देश्य होता है। किसी एम के लिए, किसी आत्मसिद्धि के लिए हम क्या करते हैं? उस व्यवहार का प्रयोग करते हैं। और व्यवहार एक क्या होता है बेटा? प्रेरक होता है। आपको मैंने बताया था अधिगम या सीखने में सबसे बड़ा अगर कारक प्रभाव डालता है बेटा, तो वो है क्या? अभिप्रेरणा। क्या है बेटा? अभिप्रेरणा। ठीक है बेटा, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति की 3 पक्ष उन्होंने बताया था, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्रियात्मक का नया नाम दिया गया है मनोक्रियात्मक। ठीक है बेटा, मनोवृत्त्यात्मक।
ये नया नाम पड़ गया है। तो प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक ना एक क्या है, संवेग जुड़ा है। और विलियम मैकडूगल ने कितना दिया है, 14 मूल संवेग दिया है। कितना दिया है, 14 मूल संवेग दिया है। ठीक है बेटा, इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। अब हम आप चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। अब हमको पढ़ना है कि विलियम मैकडूगल जो 14 संवेग दिए थे वो कौन कौन से संवेग हैं और उन संवेगों का मूल प्रवृत्ति क्या है। जैसे मूल प्रवृत्ति युद्धोत्साह, उसका संवेग क्या है, क्रोध। मैंने अभी कहा ना कि सभी मूल प्रवृत्तियों का के साथ एक न एक संवेग जुड़ा है। तो युद्धोत्साह के साथ क्रोध जुड़ा है, पलायन करने के साथ भय, और भोजनावेशण के साथ भूख, निवृत्ति का घृणा, संतान रक्षा, स्नेह, काम प्रवृत्ति, कामुकता, जिज्ञासा, आश्चर्य, शरणागति, करुणा। ये आपके हैं जो मूल प्रवृत्तियां संवेगों के साथ क्या हुई बेटा, जुड़ी हुई हैं। इसका आप स्नैपशॉट आप ले सकते हैं। अब आगे की तरफ देखते हैं। ठीक है बेटा, तो दूसरी है दैन्य। क्या है बेटा, दैन्य, जिसकी संवेग क्या है, आत्महीनता। आत्म गौरव क्या है, आत्मविज्ञान। क्या है बेटा, आत्मविज्ञान, सामूहिकता का एकाकीपन, रचनात्मक का कृति भाव, वास का कामोद, संग्रह प्रवृत्ति, अधिकार भावना। ये ज्यादातर पूछता है, संग्रह या संग्रह प्रवृत्ति क्या होती है बेटा, तो अधिकार भावना। ठीक है बेटा, ये थे आपके प्रवृत्तियों के आधार पे मूल संवेगों के नाम जो विलियम मैकडूगल ने दिया है। ठीक है बेटा, इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। हम चलेंगे अब आगे की तरफ। अब है कि मैकडूगल व्यवहारवाद के क्या थे, समर्थक थे। इसीलिए वो क्या बोले थे कि चेतना को एक बुरा स्वप्न बताया। उन्होंने बताया था क्या कि चेतना एक बुरा स्वप्न होता है। उन्होंने निंदा की थी इसकी, और मैकडूगल ने अपने प्रस्तुत पत्र में रचना की थी। एक का नाम था एन आउटलाइन साइकोलॉजी। इसी में निंदा किए थे किसकी, चेतना की। ठीक है, दूसरी बुक थी उनकी एन इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इनकी दूसरी प्रसिद्ध बुक मानी जाती है। ठीक है बेटा, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये दोनों बुक याद रहें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। अब हमको पढ़ना है फ्रायड की वो क्या रचना है, किस आधार पर उन्होंने बताया था कि मन के 3 स्तर होते हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। उन्होंने बर्फ के द्वारा इस चीज को सिद्ध किया था। तो उन्होंने बताया था कि फ्रायड के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। तो पहला, व्यक्तित्व का संगठन, जिसको फ्रायड ने चेतना के 3 स्तर बताए, चैतन्य, अर्धचेतन और अचेतन। क्या दिए थे, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। किसके आधार पे दिए थे बेटा, तो बर्फ के आधार पे दिए थे जो पानी के अंदर डूब रहा था। किसके अंदर, पानी के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। चेतन, चेतन शब्द क्या है, वर्तमान जानकारी का संग्रह। वो क्या है, चेतन है, वर्तमान जानकारी का संग्रह। अर्धचेतन क्या है, एक ऐसी जानकारी जो कुछ समय के लिए स्मृति से बाहर हो गई है लेकिन जरूरत पड़ने पर वापस लाई जा सकती है। वो क्या कहलाती है, अर्धचेतन कहलाती है। ठीक है बेटा, कुछ समय के लिए भूल जाते हो लेकिन जब समय उसकी पड़ती है तो वापस क्या हो सकती है, आ सकती है। वो कहलाती है अर्धचेतन। और तीसरा क्या था,
अचेतन, इसमें वे अनुभव होते हैं जो असामाजिक, अनैतिक, घृणित, हिंसक होते हैं, जिनका कारण सोचने पर भी पता नहीं चलता। हम समाज के आधार पर इन चीजों को क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं। वो असामाजिक होती है, अनैतिक होती है, घृणित होती है, और क्या होती है बेटा, हिंसक होती है। क्या होती है, हिंसक होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसका स्नैपशॉट आप लोग ले लीजिए, और जिस चीज में आपको प्रॉब्लम होती है बेटा, उसको क्या किया करिए, क्या करा करिए, कमेंट बॉक्स में लिखा करिए बेटा। आपको देखते हैं कोई प्रॉब्लम होती है, कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हो, कॉल करते हो, कमेंट में लिखिए बेटा, ताकि उस आधार को हम जान सके कि इस पॉइंट में कहां आपको प्रॉब्लम हो रहा है। उसके छोटे छोटे विश्लेषण करके हम क्या करेंगे, आपको समझाएंगे। और उसके साथ कम से कम बेटा लाइक किया करिए। आप लाइक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक आधार मिलेगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है। उसके आधार पे हम बार बार वो सारा प्रयास करेंगे ऑल सीटेड सब्जेक्ट का, कि आप उसमें टारगेट जो आप बनाए हो वो क्या हो आपका बेटा, कंप्लीट हो। ठीक है बेटा, तो लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, बेल आइकन दबाइए, और बेटा मेरे वीडियोस को क्या किया करिए बेटा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है शेयर किया करिए, ताकि वो बच्चे जो इंस्टीट्यूट में या किसी विद्यालय में पैसे नहीं दे पा रहे हैं, पर उनका मन है एक आदर्श शिक्षक बनने का, क्या बेटा, एक आदर्श शिक्षक बनने का, तो वो आप सपना क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि व्यक्तित्व की संरचना किन आधारों पे होती है। तो पहला फ्रायड ने दिया था इदम, अहम, और तीसरा परम अहम, जिसको अंग्रेजी में ईद, ईगो और सुपर ईगो कहते हैं। ईद क्या होती है बेटा, जन्मजात होती है, इसमें अनैतिकता, अधर्म, मारकाट, अनुचित काम वासना, अतिरिक्त इच्छाएं पाई जाती हैं। यह सुखवादी होता है, क्योंकि ये क्या होता है, जन्मजात होता है। ठीक है बेटा, ये आपको फ्रायड ने इसको अलग अलग आधारों पर समझाया था कि कामुकता सुखता में सस्वास्थ्य में इसलिए रहती है क्योंकि बच्चे जब कामुक होते हैं तो अपने अंगूठों क्या कर लेते हैं, चूसने लगते हैं, और स्तनपान करते समय अपनी माँ का स्तन वही क्या कर देते हैं बेटा, काट लेते हैं। ये किसने दिया है, फ्रायड ने बताया था। अहम क्या होता है, यह वास्तविकता में जीता है जो तार्किक और समायोजित होता है। वास्तविकता में कौन होता है, अहम होता है, और ये हम क्या करते हैं, समाज के द्वारा ग्रहण करते हैं। तीसरा जो था परम अहम, जिसको कहा जाता है सुपर ईगो, यह नियंत्रित शक्ति है जो आदर्शवादी सिद्धांत पर काम करता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था बेटा कि ईगो मत रखिए, रखना है सुपर ईगो रखिए, क्योंकि ये वो क्या बनाता है, आदर्शवादी। ठीक है बेटा, इसमें माता पिता और नैतिकता, पुलिस और न्यायालय आदि के द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। हम माँ बाप को सर्वा मानते हैं, उस परमात्मा से ऊपर मानते हैं। स्थान किसका दिया जाता है, माता पिता का, क्योंकि प्रथम शिक्षिका जो समाज की परिवार थीम पढ़ते हो, उसकी प्रथम शिक्षिका आपकी माँ होती है। अगर माँ को आदर्श मान के चलते हो तो बेटा आप क्या हो जाओगे, आदर्शवादी के आधार पे आप में सुपर ईगो आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं ताकि आपको आगे कोटेशन कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यही मैंने बताया था, क्या था बेटा, ईदम, ईद, ये क्या होती है, जन्मजात होती है, और ये अहम सामाजिकता के द्वारा पर वास्तविक चीजें बताती है। क्या बताती हैं बेटा, वास्तविक चीजें बताती हैं सामाजिकता के आधार पे। परम अहम सुपर ईगो, यही बेटा आपको नैतिकता, कानून, समाज, पुलिस, आपके माता पिता आधार पर क्या होता है बेटा, कंट्रोल होता है, यानी नियंत्रण होता है। ठीक है बेटा, यही दिया था फ्रायड ने।
दिया था। इदम अहम परमहम, ईद ईगो, सुपर ईगो, क्या दिया था बेटा, सुपर ईगो। और आपके लिए सबसे अच्छा क्या माना जाता है, परम अहम। ऐसी पर्सनालिटी अच्छी होती है जो समाज के साथ उसके अनुरूप जो भी उद्देश्य होता है उसका क्या करता है, पूर्ण करता है, अपनी नैतिकता का क्या करता है, धर्म अपनाता है, और वो कहलाता है आदर्शवादी शिक्षक। और मैंने समझाया था कि एक पेशेवर शिक्षक में वो होते हैं जो क्या होता है, उनका प्रशिक्षण किया जाता है और वो किसी न किसी आधार पे उनका क्या होता है, ज्वाइनिंग होती है। जैसे सुपर टेट के पहले टेट, फिर सुपर टेट, फिर इंटरव्यू पे क्या होता है, ज्वाइनिंग, वो कहलाते हैं पेशेवर शिक्षक। लेकिन आदर्श शिक्षक वे होते हैं जिन पे संवेग का कोई बेटा प्रभाव नहीं पड़ पाता। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। स्वप्न विश्लेषण विधि। फ्रायड मानते थे कि अचेतन खुद को स्वप्न, जुबान और फिसलने तथा नींद में बड़बड़ाना इत्यादि के आधार क्या होता है बेटा, प्रकट होता है। किसके आधार पे, स्वप्नों में, जुबान पे फिसलने पे। जुबान फिसलना, बोलना कुछ और आ जाते, बोल कुछ और जाते हो, समाज की चीजें सीखे होते हो। इसीलिए कहा जाता है कि माता पिता ध्यान दें, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जब बच्चा आपके पास हो, क्योंकि वो वर्ड उसके जुबान पे क्या हो जाएगा बेटा, आ जाएगा। कभी कभी समाज में जो चीज दिन में करते हो तो नींद में क्या करने लगता है बेटा, बड़बड़ाने लगते हो। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फ्रायड के व्यक्तित्व की अवस्थाएं। फ्रायड ने, मैंने कहा था ना, व्यक्तित्व की अवस्थाएं दिए थे, जो 5 अवस्थाएं थी। कितनी थी बेटा, 5 अवस्थाएं, जिसमें पहली थी मुखी अवस्था। ये कितना चलती है, 0 से 1 वर्ष मानी जाती है, जो कहाँ, काम वासना मुख पर क्या होती है बेटा, केंद्रित होती है। ठीक है, दूसरी थी वो क्या है, गुदी अवस्था। ये कब से कब चलती है, यह अवस्था 1 से 3 वर्ष चलती है, जहां बालक मल मूत्र रोक कर माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करता है। वो क्या कहलाता है, गुदी अवस्था। ठीक है, तीसरा बेटा है लैंगिक अवस्था। यह अवस्था 3 से 6 वर्ष चलती है, जहां पर समलिंगीय ईर्ष्या का क्या होता है बेटा, जन्म होता है। ठीक है, समलिंगीय, समान लिंगी तो उनसे क्या करते हैं, विरोध करते हैं, वो क्या कहलाता है, लैंगिक अवस्था। ठीक है बेटा, फिर होती है सुप्ता अवस्था। मैंने कहा था बाल अवस्था, सुप्ता अवस्था होती है। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक चलती रहती है, जहां परम अहम का सबसे अधिक विकास होने के कारण काम वासना क्या हो जाती है बेटा, शांत हो जाती है। किस अवस्था में, बाल्य अवस्था में। ठीक है बेटा, किशोरावस्था में जो होता है वो 5वां है ज्ञानेंद्रिय अवस्था। यह अवस्था 12 से 20 वर्ष पर चलती है, यानी किशोरावस्था में, जहां काम वासना यौनांगों में होने के कारण विषम लिंगी प्रेम का जन्म होता है, विषम लिंगी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो कहलाती है जनेंद्रिय अवस्था। क्या कहलाती है बेटा, जनेंद्रिय अवस्था। ये आधार था उनका 5 अवस्था में बांटने का, मुखीय, गुदीय, लैंगिक, सुप्तावस्था और बेटा क्या, ज्ञानेंद्रिय अवस्था। आप क्या कर सकते हैं बेटा, इसका स्नैपशॉट लीजिए इस चीज को जानने के लिए। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, फ्रायड के प्रमुख शब्द जिसका प्रयोग आप लोग सुने होंगे, जैसे विस्थापन, प्रक्षेपण, मार्गांतरीकरण, शोधन, यौक्तिकरण, दमन, समन, प्रत्यागमन, नार्सिज्म, दात्मीकरण, दिवा स्वप्न, पलायनवाद, बौद्धिकरण, समलिंगिकता, लिबिडो और प्रतिक्रिया निर्माण।
ठीक है बेटा, ये सारे शब्द हैं। विस्थापन जानते हो, प्रक्षेपण प्रक्षेपित करना, मार का वितरण कर बांध करी, शोधन मतलब संशोधन, युक्ति लगाना युक्तिकरण, किसी भी चीज का दमन कर देना, दबा देना, दमन, उसको पूर्ण खत्म करना, समन, इसका दूसरे में ट्रांसफर हो जाना, प्रत्यागमन, नास्तिक में भाना, स्वयं से प्रेम करना, तदात्मीकरण दूसरे पे, द्विवा स्वप्न सोचना, और द्विवा स्वप्न अवस्था आप पढ़ाया गया होगा बाल्यावस्था में, पलायनवाद, बौद्धिक स्तर पे बौद्धिकरण, समलिंगों के प्रति मैं बताया हूं, ईर्ष्या यानी समलिंगी ईर्ष्या, लिबिडो जीवन मृत्यु का शब्द इन्होंने समझाया था, लिबिडो और प्रतिक्रिया का क्या करना बेटा, निर्माण करना। ये सारे शब्द हैं फ्रायड के प्रमुख शब्दों में गिने जाते हैं। अब बेटा नेक्स्ट टाइम हम आपका जो पढ़ाएंगे वो अवस्थाएं पढ़ाएंगे, विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं अगर किसी के आधार पे नहीं पूछा जाता है तो वो कितने होते हैं, 5 होते थे, गर्भा, शैशवा, बाल्या, किशोरा और प्रौढ़ा। ठीक है बेटा, ये नेक्स्ट टाइम में कल की क्लासेज में आपका स्टार्ट क्या करेंगे, विकास की अवस्थाएं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियोज आपकी प्रॉब्लम समस्याओं का ट्रिकों के माध्यम से, टैग के माध्यम से समाधान किया जाए तो कृपया बेटा लाइक करें। जितना ज्यादा लाइक, मैं टारगेट ही रखा था आज का 5000, 5K मैंने बेटा टारगेट रखा है कि 5K होगा तभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नहीं तो यहीं पे रोक देंगे। ठीक है बेटा, इसीलिए कोशिश करिए कि वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम लोग को प्रोत्साहन मिले और भी चीज को तरह तरह से प्रयोग करने का। सब्सक्राइब कीजिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितनी भी चीजें चलती हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कोशिश कीजिए कि वीडियो को क्या किया करिए, शेयर कीजिए बेटा, क्या करिए, शेयर कीजिए। इसी वाणी के साथ विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मजनुआ रे